नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है हृदय। पहली वीडियो में हमने जाना था कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिनी और हृदय, जिसमें से हमने रक्त वाहिनी पिछली वीडियो में पढ़ लिया था और उनसे पहले की वीडियो में रक्त को अच्छे से जान लिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं हृदय। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर हम इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बाह्य संरचना के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, वो तीन प्रकार का होता है। यानी सभी जीवों की अगर हम बात करें तो वो तीन प्रकार का होता है, लेकिन मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं। जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, एकल परिसंचरण तंत्र और तीसरा है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसमें से जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है मानव में, और हम मानव के बारे में विशेषकर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनको भी देख लेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो परिसंचरण तंत्र अलग अलग प्रकार के हैं, ये किन किन जीवों में पाए जाते हैं। तो जब हम जीव जगत के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे जंतु जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो कोर्डेटा होते हैं, एक नॉन कोर्डेटा होते हैं। नॉन कोर्डेटा मतलब तो होता है जिसमें कोर्डेटा नहीं पाई जाती है। जब आप जीव जगत के बारे में पढ़ोगे तो उसमें हम पढ़ेंगे नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा के बारे में। अभी हम यहाँ पर बेसिक जानकारी ले रहे हैं। तो ये जो जंतु हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। अगर कोर्डेटा पाया जाता है, यानी जो ऐसी रोड जो हमारे शरीर को या फिर किसी भी जंतु के शरीर को सहारा प्रदान करे, उसे तो हम कहते हैं कोर्डेटा। और यदि वो जो रोड है वो नहीं पाई जाए तो उसे हम कहते हैं नॉन कोर्डेटा। अब ये जो कोर्डेटा होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। इनमें एक होता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में कौन कौन आते हैं? मछलियां आती है, जो हमारे सबसे पहले जन्म ली थी मछलियां। उसके बाद में कुछ मछलियां जो हैं वो समुद्र से बाहर निकलने लग गई और वहां पर जीवन व्यापन करने लग गई और वापस अंदर जब समुद्र में भी आ सकती हैं। उन्हें हम क्या कह सकते हैं? उभयचर कह सकते हैं। इसी तरह से मछलियों से और भी कई जातियां उत्पन्न हुई, जैसे सरीसृप, पक्षी वर्ग और मैमल्स। ये जो सभी जंतु हैं ये वर्टिब्रेटा में आते हैं। अब इनमें जान लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारे आसपास के जंतु जानवर हैं, इन्हें तो हम देख सकते हैं, और इनके बारे में जान लेते हैं कि इनमें किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसमें जो मछली होती है उसमें तो पाया जाता है एकल परिसंचरण तंत्र। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एकल परिसंचरण तंत्र में क्या होता है। मछली में तो पाया जाता है एकल परिसंचरण तंत्र, और हमें पता है कि ये जो पंछी हैं, पक्षी हैं और मैमल वर्ग है, इनमें पाया जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र। और उभयचर और सरीसृप हैं, इनमें पाया जाता है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। अभी हम आगे विस्तार से जानेंगे कि एकल परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं और अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। तो इन्हें आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो मैमल्स और पक्षी वर्ग हैं ये सबसे विकसित वर्ग हैं, जबकि मछली जो है वो सबसे प्राचीन वर्ग है। तो यहाँ पर तो प्राचीन वर्ग में केवल एकल परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है। अब जैसे जैसे जो जंतु डेवलप हो रहे हैं उनमें धीरे धीरे दोहरा परिसंचरण तंत्र आ रहे हैं। जैसे मछली से बने उभयचर, सरीसृप, फिर इनसे ही विकसित होकर बने पक्षी और मैमल्स।
तो यहाँ पर एकल परिसंचरण तंत्र अब धीरे धीरे दोहरा परिसंचरण तंत्र आएगा। जैसे इन दोनों में कौन सा है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, और जो पक्षी और मैमल्स हैं उनमें पाया जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, उसे भी आपको याद रखना है। जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ ये क्या है, एक सरीसृप है, रेप्टाइल है। तो इसमें सीधी सी बात है, इसमें कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाना चाहिए, इसमें पाया जाना चाहिए अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। लेकिन हमने बात की है ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, तो इसमें भी दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी इसमें जो हृदय है वो 4 चैम्बर्ड होता है, यानी उसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस जंतु के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। उसमें सरीसृप, उभयचर और मछली वगैरह दिए होंगे, और उसमें एक ऑप्शन होगा मगरमच्छ। तो इसमें आएगा मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ जो है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र रखता है। तो ये तो हो गए थे कि कौन कौन से जंतु में जो हमारे आसपास सामान्यतः घूमते रहते हैं उनमें कौन कौन से परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। तो अब हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोहरा परिसंचरण तंत्र, ये अभी हमने बात की थी किस में पाए जाते हैं, पक्षी और मैमल्स में पाए जाते हैं। यानी जो मनुष्य है उसमें भी कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे हम यहाँ पर कोई व्यक्ति बना लेते हैं, इसमें हम समझेंगे कि दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई भी मनुष्य है, इसमें ये हार्ट है। अब हमें पता है हार्ट में होता क्या है, हमने 10वीं और 9वीं में पढ़ चुके हैं कि दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। यहां पर एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे ये सिरा आ रही हैं विभिन्न विभिन्न भागों से, जैसे यंग हैं उनसे सिराएं आ रही हैं। अब यहां पर जब आपस में आकर जाकर मिल जाती हैं तो इसे हम कहते हैं महासिरा, या फिर इंग्लिश में इसे वेना कावा भी कहते हैं। अब ये जाती है हृदय के अंदर, हृदय इसे पंप करता है लंग्स में। जैसे ये हमारे लंग्स हैं, ये हृदय अपना जो अशुद्ध रुधिर है वो किस में प्रवाहित करता है, लंग्स में डालता है। अब लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीनेटेड करते हैं। हमने श्वसन तंत्र में पढ़ लिया है कि यहाँ पर गैसों का विनिमय कैसे होता है, आदान प्रदान कैसे होता है। तो ये गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो बाहर निकल जाती है और इस रक्त में जुड़ जाता है ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो आता है हृदय के बाएं भाग में, यानी बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद से बाएं निलय में, और बाएं निलय से जाता है ये पूरे शरीर में। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये वापस से जैसे ऑर्गन्स हैं यहाँ पर, तो ऑर्गन्स की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, इस ऑक्सीनेटेड ब्लड को यूज में ले लेती हैं और उसमें डाल देती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये जो रुधिर है ये धीरे धीरे कैसा हो जाता है, अशुद्ध रुधिर हो जाता है। यानी जो रुधिर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये जो ऑर्गन है, जैसे यहाँ पर हम ऑर्गन मान लेते हैं, ये कोई ऑर्गन है। अब इस ऑर्गन में वापस से हृदय जब आए, रक्त जो आएगा उसके लिए जो रक्त है उसे हृदय से 2 बार गुजरना पड़ेगा। जैसे यहां से हृदय जो रक्त है वो निकला, अब रक्त निकला, ये गया हृदय में, हृदय से कहां पर गया, फेफड़ों में गया। अब फेफड़ों से वापस आया हृदय में, यानी जब यहां से जाता है अशुद्ध रुधिर हृदय में तो एक बार गया हृदय में। अब जब ये फेफड़ों में जाता है, फेफड़े वापस रक्त को कहां पर डालते हैं, हृदय में डालते हैं, यानी जो रक्त है वो दोबारा हृदय में आ गया। अब हृदय से पूरे शरीर में चला जाता है, यानी इस ऑर्गन तक पहुंचने में एक बार यहां से रुधिर निकला, अब वापस जब इसमें घुसेगा रुधिर तो इसके लिए इस रुधिर को इस हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं अच्छे से कि इसमें होता क्या है। जैसे ये हमने कोई ऑर्गन ले लिया, यहाँ पर ये हमने कुछ ऑर्गन ले लिए। अब इस ऑर्गन से निकलती हैं सिराएं, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध रुधिर घुसता है, ये हमने श्वसन तंत्र में देख लिया था, यहाँ पर शुद्ध रुधिर घुसता है और यहाँ से ये जो ऑर्गन की कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं,
ऑक्सीजन को तो ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग देती है। यानी जो रुधिर वाहिनी है वो कैसी हो गई है, सिरा हो गई है। अब यहां से निकली है सिराएं सारी। अब आगे जाकर ये सिराएं एक हो जाती है, मिल जाती है, उसे हम कहते हैं वेना कावा या फिर उसे हम महाशिरा कहते हैं। तो ये महाशिरा आ रही है हृदय के अंदर। ये हृदय का कौन सा पार्ट है, बायां आलिंद है। बाएं आलिंद में रक्त आता है। अब ये जो बायां आलिंद है ये खुलता है बाएं निलय में, यहां पर बायां निलय है। अब यहां से हमें पता है, श्वसन तंत्र में हमने पढ़ लिया है कि हृदय से जो रक्त है वो कहां पर जाता है, शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता है। तो यहां से ये जो रुधिर है ये किस में निकल जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा। 2 फेफड़े हैं तो दोनों में चला जाएगा। ये दूसरे फेफड़े में चला गया। अब जो फेफड़े हैं, जैसे यहां पर ही बना लेते हैं, ये जो फेफड़े हैं ये क्या करते हैं, इस रुधिर को साफ करने का कार्य करते हैं। साफ कैसे करते हैं, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये जो रुधिर है यहाँ पर कुपिकाएं फेफड़े हैं, यहाँ पर कुपिकाएं पाई जाती हैं। कुपिकाएं क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकाल देती हैं और ऑक्सीजन को रक्त में डाल देती हैं। जैसे ये इसके अंदर गए तो यहाँ पर शुद्ध हो गए। तो शुद्ध होने के बाद ये यहां से एक धमनी निकली और यहां से एक धमनी निकली और ये आगे जाकर एक जुड़ जाती हैं। जैसी एक हो गई। अब ये जाती है कहां पर, हृदय के बाएं भाग में। जैसे बाएं, पहले तो आलिंद में आएंगी, ये आलिंद में आ गई, बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से जाएंगी ये बाएं निलय में। अब यहां पर ये रुधिर कैसा है, शुद्ध रुधिर है। और ये जो धमनी है ये चली जाती है पूरे शरीर के अंदर। इसे हम कहते हैं महाधमनी या फिर एयोटा कहते हैं। तो ये जो धमनी है ये पूरे शरीर में चली जाती है, यानी शरीर के जितने भी अंग हैं उनकी सभी कोशिकाओं तक ये रुधिर पहुंच जाता है। जैसे ये जो रुधिर है ये किस में पहुंच गया, सभी ऑर्गन की कोशिकाओं तक पहुंच गया। अब ऑर्गन की कोशिकाएं जो हैं वो वापस से इस ऑक्सीनेटेड ब्लड को यूज में ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर है वो सभी ऑर्गन में इकट्ठा होकर एक जगह चला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, महाशिरा कहते हैं या फिर वेना कावा कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे हम एक ऑर्गन की बात करें, इस वाले ऑर्गन की। अब इस वाले ऑर्गन से एक बार रक्त निकला यहां से, अब वापस जब इस ऑर्गन में रक्त घुसेगा तो इसके लिए हृदय में से उस रक्त को 2 बार गुजरना पड़ेगा। 2 बार गुजरना कैसे पड़ेगा, जैसे यहां से रक्त निकला, अब यहां पर हृदय में प्रवेश कर दिया, यानी हृदय में एक बार अंदर प्रविष्ट हो गया। अब बाएं जो दायां आलिंद है उससे दाएं निलय में, अब दायां निलय उसे पुश कर देता है कहां पर, दोनों फेफड़ों के पास। और जो दोनों फेफड़े हैं उस रुधिर को शुद्ध कर देते हैं, यानी उसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं। अब ये जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है यानी जो शुद्ध रुधिर है वो कहां पर आ जाता है, हृदय में वापस से प्रविष्ट होता है। तो दूसरी बार प्रविष्ट हो गया यहां पर दाएं निलय में, आलिंद में। अब दाएं आलिंद से दाएं निलय में और दाएं निलय से पूरे शरीर में, और वापस से ये जो रुधिर है ये इस ऑर्गन तक पहुंच गया है। तो यानी ऑर्गन तक पहुंचने के लिए रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए हम इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एक बार तो प्रविष्ट होता है अशुद्ध रुधिर और ये चला जाता है फेफड़ों के पास, और फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आता है वापस हृदय में, यानी ये शुद्ध होकर आया। तो हृदय में जो है वो एक बार तो अशुद्ध रुधिर प्रविष्ट करता है और एक बार शुद्ध रुधिर प्रविष्ट करता है, और पूरे शरीर में चक्कर लगाने के लिए हृदय में से 2 बार गुजरता है। आशा करता हूं कि आपको ये जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया दोहरा परिसंचरण तंत्र। ये किस में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है और पक्षी वर्ग में पाया जाता है। यानी पक्षी और जो मैमल्स हैं उनमें जो रुधिर है उसे एक चक्कर पूरा करने के लिए हृदय में से 2 बार गुजरना पड़ता है। तो ये तो हो गया दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब हम अगला पढ़ लेते हैं एकल परिसंचरण तंत्र। एकल परिसंचरण तंत्र ये किस में पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है।
जैसे यहाँ पर हमने मछली का डायग्राम बना लिया, हालांकि खराब बनाए लेकिन समझ सकते हैं कि ये मछली है। अब मछली में एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो हृदय है वो 2 कोष्ठक में होता है, यानी द्विकोष्ठक होता है। जैसे ये इसका हृदय हो गया। अब तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, एकल परिसंचरण तंत्र, यानी जो रुधिर है उसे शरीर में एक चक्र पूरा करने के लिए हृदय में से एक बार गुजरना पड़ता है। अब इसमें हम कार्यविधि समझ लेते हैं कि कैसे होता है। जैसे ये हृदय है, अब हृदय में हमें पता है पूरे शरीर से, जैसे पूरे शरीर से यहां से ये अशुद्ध रुधिर आ रहे हैं। अब यहाँ पर अशुद्ध रुधिर जब आता है इसके अंदर, तो ये इसके अंदर प्रविष्ट हो जाता है दूसरे कोष्ठक के अंदर, और दूसरा कोष्ठक है ये इसे पंप करता है और इसे पहुंचा देता है गिल्स के पास, क्योंकि मछलियों में तो गिल्स पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर इसके गिल्स हैं, तो ये पहुंचा देता है गिल्स के पास। अब यहाँ पर गिल्स क्या कार्य करते हैं, जैसे हमारे फेफड़े कार्य करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर प्रविष्ट कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इसी तरह से ये जो मछली में गिल्स हैं ये जल से ऑक्सीजन लेते हैं और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से जल में छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो रुधिर है ये कैसा हो गया है, ऑक्सीनेटेड हो गया है, यानी जो रुधिर है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है। अब ये जो धमनी है ये हृदय के अंदर प्रविष्ट नहीं होती है, जैसा कि हमने एक दोहरा परिसंचरण तंत्र में पढ़ा था, यहाँ पर हृदय में से गुजरता है। जैसे अभी तक हमने जो कार्यविधि एकल परिसंचरण तंत्र में पढ़ी थी, वही कार्यविधि दोहरा परिसंचरण तंत्र में, जैसे यहाँ पर अशुद्ध रुधिर आया, यहाँ पर भी अशुद्ध रुधिर आ रहा है हृदय के अंदर। अब हृदय के अंदर आने पर ये पहुंचा देता है दूसरे निलय में, और निलय पहुंचा देते हैं फेफड़ों में, और इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, ये दूसरे कोष्ठक में पहुंचा रहा है और दूसरा कोष्ठक कहां पर पहुंचा रहा है, गिल्स में पहुंचा रहा है। इसे हम लंग्स की तरह मान सकते हैं। अब यहां पर तो क्रियाविधि सेम है, लेकिन आगे जो क्रियाविधि है हमारे अंदर क्या होता है, जब फेफड़ों में जाता है फेफड़े वापस से हृदय के अंदर प्रविष्ट कराते हैं, ताकि पूरे शरीर के अंदर हमारा जो रुधिर है वो पहुंच सके। लेकिन जो मछली है उसमें ऐसा नहीं होता है, ये जो गिल्स हैं ये पहुंचा देते हैं सीधे ही ऑर्गन में, ये कोई भी ऑर्गन है इसके अंदर पहुंचा देते हैं। अब यहां पर जो ऑर्गन है वो क्या करता है, इस रुधिर को अशुद्ध कर देता है, यानी उसमें जो ऑक्सीजन है वो तो खुद यूज ले लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है एटीपी के साथ उसे वापस रुधिर में डाल देता है, यानी रुधिर कैसा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, और फिर वापस से यही साइकिल चलता है। अब मछली में क्या हो रहा है, रुधिर को शरीर का एक चक्र पूरा करने के लिए, शरीर मान लो यानी सभी ऑर्गन मान लो, तो शरीर का एक चक्कर पूरा करने के लिए हृदय में से एक बार गुजरना पड़ रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं एकल परिसंचरण तंत्र। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ऑर्गन है इसमें कैपिलरीज पाई जाती है और यहाँ पर इसकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब कोशिकाओं में से रक्त में से जो हमें आवश्यक पदार्थ है वो तो कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, ये हमने पिछली वीडियोस में जान लिया था। और यहाँ पर ये जो कैपिलरीज हैं ये वापस से आगे जाकर जुड़ जाती हैं और शिरा का निर्माण कर लेती हैं। तो इस तरह से एक बार चक्कर पूरा करने के लिए हृदय से केवल एक बार गुजरना पड़ रहा है। यानी मछली में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं एकल परिसंचरण तंत्र को। मछली में होता है, ये मछली में क्या होता है, केवल 2 कोष्ठकीय हृदय पाया जाता है। जैसे ये 2 कोष्ठकीय हृदय है, यहां पर आता है अशुद्ध रुधिर। अब ये अशुद्ध रुधिर कहां पर डाल दिया जाता है, जैसे हमारे लंग्स में डाल दिया जाता है, इसी तरह से मछली में लंग्स नहीं पाए जाते हैं। मछली में क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। जैसे ये गिल्स में डाल दिया। अब गिल्स क्या करते हैं, यहां से ऑक्सीनेटेड ब्लड को बनाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो इसे निकाल लेते हैं और जो हीमोग्लोबिन है उसमें ऑक्सीजन डाल देते हैं। अब ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये चला जाता है पूरे शरीर में और शरीर में यहां पर जाकर केशिकाएं बनाता है। जैसे ये केशिकाएं बना ली। अब ये केशिकाओं के पास पाई जाती हैं कोशिकाएं, और कोशिकाएं इनमें से ऑक्सीजन तो ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटीपी के साथ बनी है वो इसके अंदर वापस डाल देते हैं। जैसे वापस डाल दी तो ये जो रुधिर है वो कैसा हो गया है, अशुद्ध रुधिर हो गया है, और ये आगे जाकर शिरा का निर्माण कर लेती हैं और ये वापस से हृदय में चला जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये साइकिल चलता रहता है। तो ये जो कोशिकाएं हैं इसे हम शरीर मान सकते हैं,
तो शरीर का एक चक्र पूरा करने के लिए जो रुधिर है उसे हृदय से एक बार गुजरना पड़ रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं एकल परिसंचरण तंत्र। आपको समझ में आ गया होगा दोहरा परिसंचरण तंत्र और एकल परिसंचरण तंत्र। अब हम पढ़ लेते हैं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र हमने पढ़ा था किसमें पाए जाते हैं, उभयचर यानी एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स यानी सरीसृप में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं उभयचर और सरीसृप में। अब इसमें एक अपवाद भी होता है कि जो क्रोकोडाइल है वो एक प्रकार का सरीसृप होता है, लेकिन उसमें अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, उसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो उसको आपको याद रखना है। अब हम जान लेते हैं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। ये जो अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र है इसमें जो हृदय है वो 3 कोष्ठकीय होता है, यानी उसमें 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। जबकि दोहरा परिसंचरण तंत्र में क्या हो रहा था, 4 कोष्ठक पाए जा रहे थे। एकल परिसंचरण तंत्र में 2 कोष्ठक पाए जा रहे थे, लेकिन ये जो अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र है इसमें 3 कोष्ठक पाए जाएंगे। अभी हम समझ लेते हैं इसमें होता क्या है। आलिंद तो 2 होते हैं लेकिन निलय एक ही होता है। जैसे यहां पर ये रुधिर, अशुद्ध रुधिर कहां पर आ रहे हैं, दाएं आलिंद में आ रहे हैं। अब दायां आलिंद जो है वो इसे पुश करता है दाएं निलय में, निलय में। इसमें दायां बायां कुछ नहीं होता है, निलय केवल एक होता है। यानी जो दायां आलिंद है वो अशुद्ध रुधिर को प्रविष्ट करता है निलय के अंदर, और निलय से यहां पर ये चला जाता है फेफड़ों के अंदर। या फिर अगर उभयचर है तो वो डिपेंड करेगा उस उभयचर पर, यानी वो उभयचर यदि जल में ज्यादा रहता है तो उसमें अंदर गिल्स पाए जाएंगे, और अगर वो उभयचर स्थल पर ज्यादा रहता है, केवल रिप्रोडक्शन करने के लिए जल में जाता है, तो उसमें लंग्स पाए जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर लंग्स ही ले लेते हैं, तो ये हमने 2 लंग्स ले लिए। अब इन दोनों लंग्स में ये जो रुधिर है ये अंदर प्रविष्ट होगा इसके अंदर, और शुद्ध रुधिर इनमें से निकल कर आएगा। अब यहां पर जो बायां निलय है वो भी इसी के अंदर प्रविष्ट करेगा। जैसे ये अशुद्ध रुधिर इसके अंदर प्रविष्ट हुआ, अब ये जो अपना अशुद्ध रुधिर है वो कहां पर डाल देता है, निलय में डाल देता है। जैसे ये निलय है इसमें ये डाल देता है, और यहां से निलय से निकलती है एक धमनी जो पूरे शरीर में जाती है। तो इसमें होता क्या है, जो परिसंचरण तंत्र है वो तो दोहरा है। दोहरा क्यों है, दोहरा हम किसे कहते हैं, ऐसा परिसंचरण तंत्र है जिसमें से रुधिर जब शरीर में से एक चक्र पूरा करता है तो उसमें उसको हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। तो यहां पर जो रक्त है वो हृदय से 2 बार गुजर रहा है। एक बार यहां से गुजरा, फिर चला गया लंग्स में, और लंग्स से वापस गुजरा। कैपिलरीज बना लेती हैं, और ये जो रुधिर है ये कैसा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, और ये वापस से लंग्स में चला जाता है। तो एक बार फिर से समझते हैं इसमें क्या होता है। ये अशुद्ध रुधिर यहां से कलेक्ट हुआ, जैसे ये अशुद्ध रुधिर यहां से कलेक्ट हुआ और ये चला गया दाएं आलिंद में। अब दायां आलिंद इसे डाल देता है निलय में, ये निलय में डाल दिया, और निलय जो है वो चला जाता है। अब यहां से ये फेफड़ों में चली जाती है, और फेफड़ों से ये जो रुधिर है ये शुद्ध होता है, और ये आता है बाएं आलिंद में, और बायां आलिंद इसे डालता है निलय में। यहां पर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, यानी जो अशुद्ध रुधिर है वो भी मिक्स हो गया और शुद्ध रुधिर है वो भी मिक्स हो गया। अब यहां से ये जो धमनी निकल रही है जो पूरे शरीर में जा रही है, यहां पर अशुद्ध रुधिर भी पाया जाएगा और इसके साथ ही शुद्ध रुधिर भी पाया जाएगा। यानी ये परिसंचरण तंत्र तो दोहरा है लेकिन अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें जो लंग्स में जो रुधिर जाता है उसमें डीऑक्सीनेटेड होने के साथ यहाँ पर कुछ शुद्ध रुधिर भी चला जाता है, और यहां से ये जो धमनी निकलती है इसमें शुद्ध होने के साथ कुछ अशुद्ध रुधिर भी होता है। यानी हृदय से तो 2 बार गुजरता है लेकिन अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें जो धमनी शरीर में जाती है उसमें शुद्ध होने के साथ अशुद्ध रुधिर भी मिला होता है, और जो लंग्स में जाती है उसमें अशुद्ध होने के साथ साथ शुद्ध भी होता है। ऐसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है उभयचर यानी एम्फीबियंस और रेप्टाइल यानी सरीसृप में।
तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई भी सरीसृप का उदाहरण दे देंगे, इसमें आपको याद रखना है मगरमच्छ नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे दिया स्नेक का, तो ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि जो सर्प है उसके अंदर हृदय कितनी कोष्ठकीय होता है, तो उसमें ऑप्शन होंगे 2, 3, 4। तो उसमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। यानी उसमें जो हृदय के कोष्ठक हैं वो 3 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय। तो ये तो हो गए हमारे परिसंचरण तंत्र के प्रकार। अब हम पढ़ लेते हैं ह्यूमन हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी मानव शरीर की, जो मानव शरीर है उसमें जो मानव हृदय है उसकी बाह्य संरचना के बारे में। हृदय की बाह्य संरचना को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हृदय है वो स्थित कहाँ होता है, यानी हम उसकी लोकेशन जान लेते हैं। जैसे ये मानव है, हमने पढ़ लिया है कि जो मानव है उसमें बीच में एक खाली कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर सभी ऑर्गन भरे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सीलोन कैविटी कहते हैं। बीच में एक डायफ्राम स्थित होता है जो इस कैविटी को 2 भागों में बांटता है, ऊपर वाली तो थोरेसिक कैविटी और नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी। तो अभी हम इसके बारे में नहीं जान रहे हैं, अभी हम हृदय की स्थिति के बारे में जान रहे हैं, यानी उसकी लोकेशन के बारे में जान रहे हैं। तो हमें पता है ये जो डायफ्राम है इसके ऊपर 2 लंग्स पाए जाते हैं और बीच में एक खाली स्थान पाया जाता है, इसे हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। यानी दोनों लंग्स के बीच में ये जो थोरेसिक कैविटी है इसका एक पार्ट पाया जाता है, इसे हम कह सकते हैं मीडियास्टिनम। इसमें हृदय स्थित होता है। जैसे ये इन दोनों लंग्स के बीच में मीडियास्टिनम हो गया और यहां पर होता है हृदय हमारा। और ये जो हृदय है ये डायफ्राम पर स्थित होता है, यानी डायफ्राम पर रेस्ट करता है और ये लेफ्ट लंग में थोड़ा सा अंदर की साइड घुसा होता है। यानी जो 2/3 भाग है वो तो बाहर होता है, लेकिन 1/3 जो हिस्सा है हृदय का वो थोड़ा पीछे घुसा होता है, जिससे ये लंग्स थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। और ये मुड़े हुए होने के कारण ही हमने पढ़ा है श्वसन तंत्र में कि ये जो दायां फेफड़ा होता है ये बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है, क्योंकि ये जो हृदय है ये इसके अंदर जगह बनाए रखता है। तो ये तो हो गई हृदय की संरचना, यानी जो हृदय है वो कहां पर स्थित होता है। अब हम बाह्य संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि हृदय एक मुट्ठी के आकार का अंग है जो हम क्या करता है, रक्त वाहिनी होती है उसमें रक्त को प्रेशर से प्रवाहित करता है। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा हृदय है और हृदय जो है वो थोड़ा शंकु आकार का होता है, यानी इसकी जो चोंच होती है वो इस लेफ्ट लंग में थोड़ी घुसी हुई होती है, यानी 1/3 भाग घुसा होता है और 2/3 भाग जो है वो ऊपर का गोल होता है। यानी जो कोन शेप है ये हृदय, उसका कोना तो लेफ्ट लंग में घुसा होता है और ऊपर का जो गोल है वो बिल्कुल मीडियास्टिनम यानी बीच में स्थित होता है। जैसे हमने यहाँ पर हृदय बना लिया और हम अभी तक हमने पढ़ लिया कि हृदय हमारी शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो इसकी सामान्य सी बात है कि इसकी कवरिंग भी पाई जाएगी। तो इसकी जो कवरिंग पाई जाती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ये जो पेरिकार्डियम होती है ये 2 तरह की होती है। एक तो होती है फाइब्रस, यानी जिसमें रेशे होते हैं जो कठोर होती है, और दूसरी होती है सीरियस पेरिकार्डियम। तो अभी हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसे समझेंगे कि इसमें कहां कहां पर स्थित होते हैं। जैसे पेरिकार्डियम इसका हृदय आवरण होता है, जैसे ये हो गया हमारा पेरिकार्डियम। अभी हमने पढ़ा पेरिकार्डियम 2 तरह की होती है, एक तो फाइब्रस और एक सिरस। तो जो फाइब्रस होती है, जो कठोर होती है, वो बाहर की ओर पाई जाती है। जैसे ये हो गई बाहर की, इसमें पाए जाते हैं रेशे। इस तरह से ये कठोर आवरण होता है हृदय का। ये कैसी होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। जैसे पूरे के अंदर रेशे होते हैं इसमें।
ये इसके अंदर पूरे के अंदर रेशे हो गई। अब जो दूसरी पेरिकार्डियम है सिरस पेरिकार्डियम, अब उसके बारे में जान लेते हैं। जो सिरस पेरिकार्डियम है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम के थोड़ी अंदर पाई जाती है। यहाँ पर एपिथेलियम कोशिकाएं होती है, ये पूरे को घेरे रखती हैं। जैसे एक तो इसके चारों तरफ पाई जाती है और एक पाई जाती है हृदय के चारों तरफ, और हृदय में पाई जाती है 4 कोष्ठक, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब ये जो बाहर की लेयर है इसे तो हम क्या कहते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम, और ये दोनों जो हैं इन्हें हम कहते हैं सिरस पेरिकार्डियम। इनके बीच में एक द्रव स्थित होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर बीच में जो द्रव है उसके कारण ये जो दोनों कोशिकाएं हैं ये एपिथेलियम सेल हैं। जैसा कि हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि जो भी हमारा ओपन सरफेस होता है, फ्री सरफेस होता है, यानी ऐसा सरफेस जो सीधा कोई फ्लूइड या फिर एयर के संपर्क में होता है, वो किससे बना होता है, एपिथेलियम कोशिकाओं से बना होता है। तो इसके बीच में क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, यानी इसकी जो दोनों लेयर्स होती हैं वो किसकी बनी होंगी, एपिथेलियम कोशिकाओं की। जो हृदय की कवरिंग है, हार्ट की कवरिंग है पेरिकार्डियम, ये 2 तरह की होती है, फाइब्रस जो कठोर होती है, सिरस को हमने 2 और भागों में बांट दिया, एक तो बाहर वाली एक अंदर वाली, इनका नाम हमें याद नहीं करना है। और हमने जानना कि जो सिरस की दोनों लेयर्स हैं उनके बीच में एक द्रव भरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये तो हो गई हार्ट की कवरिंग, यानी हृदय की जो बाहर की लेयर होती है, यानी जो हृदय को सुरक्षित रखती है, वो 2 लेयर की होती है पेरिकार्डियम, एक तो फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक सिरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम तो कठोर रेशों से बनी होती है और उसके अंदर होती है सिरस पेरिकार्डियम, और ये भी 2 प्रकार की होती है, यानी एक तो फाइब्रस पेरिकार्डियम से चिपकी होती है, एक हृदय से चिपकी हुई होती है, और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये जो हार्ट है इसके 4 चैम्बर हैं, जैसे ये आलिंद हो गए और ये निलय हो गए। अब ये जो आलिंद निलय होते हैं यानी चारों चैम्बर होते हैं, इनका पूरा व्यास माने, इनका अगर हम क्षेत्रफल माने तो कुल जो हृदय है उसका केवल 5% ही ये होते हैं, और बाकी की जो 95% होती है वो मसल होती है। जैसे इसके अंदर ये जो मसल है, ये जो ऑरेंज कलर में दर्शाया हुआ है ये मसल है, और इसके अंदर ये जो होल्स हैं ये ऊपर वाले तो आलिंद है और नीचे वाले निलय हैं। यानी कुल हृदय का 95% मसल होती है, क्योंकि मसल तो आवश्यक है। जैसे ये कहाँ पर पुश करवा रही है, लंग्स में पुश करवा रही है, ये जो निलय है ये कहाँ पर पुश करवाता है हृदय को, पूरे शरीर में। तो पूरे शरीर में यानी हृदय हमारे कहाँ पर स्थित होता है, मीडियस्टिनम में। और अगर हमें शरीर के ऊपर टॉप पर यानी जो सिर होता है उसकी कोशिकाओं तक यदि रक्त पहुंचाना है तो वो भी किसके द्वारा पहुंचता है, हृदय के द्वारा पहुंचता है। यानी हृदय को थोड़ा ज्यादा पंप करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं उनको भी रक्त की आवश्यकता होती है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए इसे ज्यादा पंपिंग करनी होती है। तो यहां पर एक मोटी लेयर पाई जाती है, इसे हम मायोकार्डियम कहते हैं। इनका इंग्लिश और हिंदी नेम यही होता है, इसे हिंदी में लिखेंगे तो मायोकार्डियम। ये जो मायोकार्डियम है ये एक विशेष प्रकार की मसल से यानी मांसपेशी से बनी होती है, उसका नाम है कार्डिक मसल। ये जो कार्डियक मसल है, जब हम मस्कुलर पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। उसमें से एक तो होती है स्केलेटन मसल, एक होती है यानी स्केलेटल मसल जो हम अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं वो हो गई, एक बिना जो मर्जी के मूव करती है यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्मूथ मसल होती है वो दूसरी प्रकार की हो गई, जो हमारी मर्जी नहीं होती है कि हम चाहें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कम पाचन हो यानी कम अनुशीतलन शीतलन हो, तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो कैसी है, स्मूथ मसल है। और तीसरी प्रकार की मसल है कार्डियक मसल, ये केवल हृदय में पाई जाती है। हालांकि इसको भी हम कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये स्मूथ मसल है उससे बहुत अलग होती है, ये थोड़ी खुरदरी खुरदरी टाइप की होती है।
यानी केवल जो कार्डियक मसल है, मसल का तीसरा पार्ट, वो केवल हृदय में पाया जाता है। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है बस ये जो मायोकार्डियम है ये कार्डियक मसल से बनी होती है। अब यहां पर ये जो कार्डियक मसल है ये थोड़ी खुरदरी टाइप की होती है। अब इसके अंदर जब हम सोचते हैं, जैसे इसके अंदर क्या आएगा, रुधिर आएगा। अब ये रुधिर इसके अंदर प्रविष्ट होगा, निलय के अंदर प्रविष्ट होगा और ये निलय पूरे लंग्स में प्रविष्ट करा देगा। यानी इसके अंदर जो रक्त आएगा वो एक फ्लूइड है। तो आप समझ सकते हैं कि फ्लूइड है, इसका मतलब इसकी जो भीतरी कोशिका की लेयर है वो कैसी होगी, एपिथेलियम कोशिकाओं से बनी होगी। क्यों बनी होगी, क्योंकि यहां पर फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस कैसा होता है, जो सीधे फ्लूइड या एयर से संपर्क रखे, यानी इसमें क्या पाया जाएगा, एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाएंगी। इसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं। तो ये हो गई हृदय की सारी जो परतें हैं उनके बारे में हमने जान लिया कि सबसे बाहरी भार तो फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके अंदर सिरस और बीच में फ्लूइड भरा रहेगा, फिर वापस से सिरस और उसके अंदर मायोकार्डियम पाया जाएगा और मायोकार्डियम के अंदर एंडोकार्डियम। तो इस तरह से जो हृदय है उसके अंदर बहुत सारी परतें होती हैं, जिसमें से अंदर तो कौन सा होता है, हृदय की परत होती है और बाहर उसकी कवरिंग होती है। अब कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो हृदय है उसकी कितनी परतें हैं, हृदय की कितनी परत होती हैं। तो इनमें हमको ये जो कवरिंग है इनकी नहीं गिननी है, हमको केवल हृदय की बतानी है। तो हृदय में यहाँ पर 3 आएंगी। आप सोच रहे हैं कि 3 कैसे आएंगी, 2 ही आएंगी, 3 आएंगी। एक तो मायोकार्डियम, एक एंडोकार्डियम और ये जो सिरस है ये भी इसके अंतर्गत ही आती है। जैसे यदि हम कोई भी हार्ट बाहर निकाल कर रख दें और बाहर निकाल कर रखेंगे, हम धीरे धीरे इसको हटाएंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम को, और अंदर जो सिरस पेरिकार्डियम है उसको हटाएंगे, इसके बीच में जो फ्लूइड है वो बह जाएगा। अब यदि हम इस सिरस पेरिकार्डियम को भी हटाना चाहेंगे तो ये नहीं हटेगी, ये हृदय से बहुत टाइटली बैंड होती है, तो ये जल्दी से हटती नहीं है। यानी हम इसको भी किस में गिन सकते हैं, हार्ट की लेयर में गिन सकते हैं। इसे हम कहते हैं एपिकार्डियम। यानी जो सिरस पेरिकार्डियम है उसकी अंदर वाली लेयर हार्ट की कवरिंग में भी आएगी और हार्ट की लेयर में भी आएगी। यानी जो हार्ट की लेयर है यदि हम उसके भीतर से चालू करें तो अंदर ही अंदर होगी एंडोकार्डियम, उसके बाद में कार्डियक मसल यानी मायोकार्डियम और बाहर सिरस जो पेरिकार्डियम है उसकी लेयर एपिकार्डियम। तो ये हो गई हमारी हार्ट की जो बाहर की संरचना है वो। अगली वीडियो में हम हार्ट की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे।